वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गोल्डन पीवाईक्यू वीडियोस और गोल्डन पीवाईक्यू प्रोग्राम। तो इसके अंदर हम सबसे पहले करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 1 यानी कि इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जून 2019 से लेके जून 2025 तक के सभी सवालों को हम देखने वाले हैं ईयर वाइज, उसी के साथ साथ सेशन वाइज कौन कौन से सवाल यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश पीडीएफ दोनों यहाँ पर साथ में चलेंगी आपकी। एंड ये जो आपकी पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड है ये आपको मिलेगी कब? ये आपको मिलेगी जैसे ही आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी यूनिट्स कंप्लीट होती जाएंगी वैसे वैसे आपको ये पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड मिलती जाएगी। तो उससे आप प्रैक्टिस करें। ये जो ई बुक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है, इससे क्या करें, इससे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। उसी के साथ साथ में और सवालों को देखें क्या क्या पैटर्न यहाँ पर पूछ रहे हैं। स्टार्ट जो हम करने वाले हैं आज के इस क्लास से वो है आपका इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जून 2019 के अंदर आए आपके 3 सवाल। कितने सवाल थे टोटल? यहाँ पर देखिए 3 सवाल थे। और यही पैटर्न हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये 3 सवाल उठ के कितने सवाल हो गए हैं। 3 सवाल उठकर आपके यहाँ पर 11 सवाल हो गए हैं जून 2025 के अंदर। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की पूरी क्या कहानी है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, फोकस एरियाज हैं जहां पे आपको ध्यान देना है। एंड देन उसी के साथ साथ कौन से ऐसे वेग टॉपिक्स हैं जहां पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और जहां से सवाल बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। हमारी सलाह मानेंगे तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल उनको ही अच्छे से मजबूत करके जाइए। और एग्जाम के थोड़ा सा पहले बस ये जो वेग टॉपिक हैं इनके आंसर्स ध्यान कर लें कि इनका आंसर क्या है, एंड आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जून के हम यहाँ पर अभी 6 मार्क्स पक्के करेंगे, 6 मार्क्स यहाँ पर मजबूत करेंगे। उसी के साथ साथ थोड़े पैटर्न चेंज के साथ यहाँ पर आपको जो पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड है उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी, तो उससे भी आप यहाँ पर देखते रहेंगे। सबसे पहले सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे। सबसे पहला सवाल है आपका कहां से, आपकी अप्रोच से, यानी कि आपका कौन सा उपागम काम करता है उसके बारे में सवाल है। उस सैद्धांतिक उपागम को क्या कहते हैं जो अध्ययन के एक क्षेत्र की समृद्धि को अधिक आधारित क्षेत्र की गतिकी के रूप में पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं यहाँ पर, अंतरक्रियावाद, दूसरा दिया है न्यूनवाद, तीसरा दिया हुआ यथार्थवाद और चौथा दिया हुआ यहाँ पर अनुपालक समाधान। ठीक है, तो सवाल देखने में टफ लग रहा है लेकिन जैसे ही आप चीजों को समझ जाएंगे यहाँ पर आपके लिए काफी चीजें यहाँ पर आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज थ्योरेटिकल अप्रोच कॉल्ड विच अटेम्प्ट्स to explain completely the phenomena of one field of study in terms of the dynamics of a more basic field। यानी कि यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि कोई अगर एक फील्ड ऑफ स्टडी है, कोई वन फील्ड ऑफ स्टडी है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक्स ऑफ अ मोर बेसिक फील्ड। यानी कि उदाहरण के तौर पर समझिए यहां पर कि अगर आपको फुटबॉल खेलते आता है, ठीक है, तो फुटबॉल के जो लॉजिक्स हैं उसको आप कहां अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप यहां पर क्रिकेट के अंदर या फिर बास्केटबॉल के अंदर या फिर अन्य किसी गेम के अंदर आप यहां पर इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिनोमेना ऑफ वन फील्ड ऑफ स्टडी, जो भी आप यहां पर सीख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ अ मोर बेसिक फील्ड। ठीक है, आप यहां क्या कर पाएंगे, यानी कोई अगर आपके पास सामने एक बड़ी चीज है तो उसको आप दूसरी जगह पर छोटे छोटे रूप में उसको यहां पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ये यहां पर कह रहे हैं। ऑप्शंस क्या क्या आपके सामने है उसको देखिए। ऑप्शंस में दिया हुआ है आपको यहां पर इंटरेक्शनिज्म, दूसरा दिया हुआ है रिडक्शनिज्म, तीसरा दिया हुआ है प्रैग्मेटिज्म और चौथा दिया हुआ है कंप्लायंट सॉल्यूशन। अगर हम सवाल के इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये सवाल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? ये सवाल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो कंसेप्ट है जो अभी आप समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो आपके लिए मोस्ट आईएमपी रहने वाला है। ठीक है, ओके। अब यहां देखिए इंटरेक्शन मतलब क्या होता है। इंटरेक्शन मतलब होता है कि जब यहां पर कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति से संवाद कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन हो रहा है। मेरा उसके साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरा उसके साथ यहाँ पर अंतरक्रिया, उसके साथ क्या चल रही है यहाँ पर, उसके साथ यहाँ पर अंतरक्रिया चल रही है, उसके साथ यहाँ पर क्या चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शनिज्म है इसका मतलब क्या है कि आप बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी समझने के लिए आपके लिए इतना काफी है। ठीक है, तो ये तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है दो व्यक्तियों के इंटरेक्ट होने की या दो समूहों के इंटरेक्ट होने की, तो ये तो आपका लॉजिक यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है रिडक्शनिज्म। ठीक है, रिडक्शनिज्म को हिंदी में क्या बोला हुआ है, देखिए न्यूनवाद। न्यून मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ सकते हैं आप, जीरो की तरफ। ठीक है, न्यून आपका जाता है थोड़ा सा जीरो की तरफ। तो यहां पर देखिए आपको जो चीज समझनी है वो है, आप केवल ये शब्द को ध्यान रखिए, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या होता है, रिड्यूस मतलब होता है कम करना। क्या होता है, रिड्यूस मतलब होता है कम करना। यानी कि फुटबॉल के बारे में जो चीज सीख रहे हैं उसको आप कम करके कहां अप्लाई कर रहे हैं, क्रिकेट के अंदर, बास्केटबॉल के अंदर। इस प्रकार से आप इसको यहां पर अलग अलग जगह पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
तो रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना होता है। अब बस केवल अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि रिड्यूस मतलब कम होता है, अब सवाल को पढ़िए। विच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन कंप्लीटली द फिनोमिना ऑफ वन फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि एक बड़ी फील्ड ऑफ स्टडी को आप क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ अ मोर बेसिक फील्ड। इतनी बड़ी चीज को आप छोटे छोटे रूप में यहां पर इस प्रकार से प्रेषित कर रहे हैं, इस प्रकार से यहां पर उसको आप बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा समझिए ये जो आपका पूरा पुलिंदा है पीवाईक्यूज का, ठीक है, ये क्या है, एक बड़ा चंक है यहां पर, लेकिन उसको आप क्या कर रहे हैं, इन वीडियोस के माध्यम से उनको आप छोटा छोटा करके समझ रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पूरा आपको ये नहीं बता रहे हैं क्या हो रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के यहां पर आपको छोटे छोटे फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम न्यून कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्या न्यून कर रहे हैं, आपका जो भार है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम जीरो की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, उसको रिड्यूस किया जा रहा है यहाँ पर इसके माध्यम से, और इसीलिए सही आंसर क्या होता है यहाँ पर आपका रिडक्शनिज्म। यहाँ पर जो है ग्रीन से कर देते हैं इसको ताकि आपको बाद में सहूलियत रहे। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो इस गाइड के अंदर जहां भी आपको ग्रीन कलर से मिलेगा उसको समझिएगा कि आपका क्या है, सही आंसर आपका वही है, ऑप्शन नंबर सेकंड न्यूनवाद जो है ये इसका सही आंसर है, रिडक्शनिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, अब देखिए ये आपको समझ में आ गया, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यस, ये रिडक्शनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको एक और जगह टकराने वाला है। ठीक है, तैयार रहिएगा, पूरी सीरीज देख रहे हैं आप, आगे आपको ये गारंटीड टकराएगा एक और जगह आगे। ठीक है, लेकिन ये सवाल आपको इसलिए नहीं समझा रहे, ये सवाल अब बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए यहां पर देखिए क्रॉस मार्क यहां पर किया हुआ है। ठीक है, सवाल सेम टू सेम रिपीट होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हाँ रिडक्शनिज्म आपको जो ध्यान रखना है, न्यूनवाद यहां पर ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतरक्रियावाद यानी क्या है, कोई दो चीज आपस में अंतरक्रिया कर रही है, इंटरेक्शन कर रही है यहां पर। ठीक है, ओके, एंड देन नेक्स्ट आता है आपका यथार्थवाद, और यही पूरी कहानी जो है आगे आपकी घुमाएगा। ठीक है, यथार्थवाद आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे का ऐसा कुछ नहीं है, बात ही नहीं करनी यहां पर। यथार्थवाद जो है आपका, जिसको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं प्रैग्मैटिज्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको आप बोलेंगे प्रैग्मैटिज्म। और ये जो प्रैग्मैटिज्म है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सवाल के अंदर, क्योंकि आगे जाकर आपको ये 2 से 3 से 4 बार और टकराने वाला है। दो आंसर वहां पर नहीं रहेगा, लेकिन आप लॉजिक लगा पाएंगे, कंसेप्ट लगा पाएंगे कि यहां पर प्रैग्मैटिज्म क्यों नहीं होगा, हमने वीडियो में देखा हुआ है, हमको बताया हुआ है, और आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगर हम यहां बात करें प्रैग्मैटिज्म को हिंदी में क्या बोला हुआ है, यहां पर इसको हिंदी में बोला हुआ है यहां पर यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद मतलब क्या होता है, यथार्थ मतलब क्या होता है, आपकी रियलिटी। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके सामने सब खोल के रख देंगे। प्रैग्मैटिज्म इन हिंदी देखिए क्या दिया है, व्यवहारवाद, इसको ध्यान मत रखो बिल्कुल भी, देखिए क्या लिखा हुआ है, दम्भ, परेशानी, उपयोगितावाद। ठीक है, उपयोगितावाद ध्यान रखिएगा, उपयोग। ठीक है, ओके, यथातथ्यवाद यानी यहां क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपली बात करना चाह रहे हैं यहां पर वो यथार्थवाद के बारे में। ठीक है, यानी कि यथार्थ मतलब क्या होता है, रियलिटी, वास्तविकता में क्या संभव है वो। ठीक है, रियलिटी क्या है वो बतानी है आपको यहां पर। ठीक है, ओके, नाउ आपको मालूम पड़ चुका है यहां पर प्रैग्मैटिज्म। अब यहां देखिए सवाल के अंदर कहीं भी रियलिटी से संबंध है क्या, अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन कंप्लीटली द फिनोमिना ऑफ वन फील्ड ऑफ स्टडी, फुटबॉल की बातें आप छोटी छोटी करके बता रहे हैं बच्चों को यहां पर, इन टर्म्स ऑफ द डायनामिक्स ऑफ अ मोर बेसिक फील्ड। कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है यहां पर इस चीज का। ठीक है, लेकिन प्रैग्मैटिज्म कहां से आता है, कहानी की शुरुआत कहां से होती है, वहां चलते हैं हम। कहानी की शुरुआत होती है इसकी कहां से, होती है आपके विलियम जेम्स से। ठीक है, विलियम जेम्स प्लस एक और नाम है इसके अंदर, वो है आपका चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स। ठीक है, विलियम जेम्स, चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स, और एक और नाम है आपका जॉन डेवी या डेवी, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, जब भी कैरियर में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके जब भी यथार्थवाद की बात आएगी, प्रैग्मैटिज्म की बात आएगी, ये तीन नाम रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पहला आपका विलियम जेम्स। अब ये विलियम जेम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया हुआ है आपको, यही बात करते हैं आगे जाके आपके, थोड़े से यहां पर अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये यहां पर जाके बात करते हैं किसके बारे में, ये बात करते हैं आपके फंक्शनलिज्म के बारे में। ठीक है, ये बात करते हैं आपके फंक्शनलिज्म के बारे में, यानी कि प्रकारवाद के बारे में। ये वही विलियम जेम्स है, ये वही विलियम जेम्स है जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, आगे बता देंगे आपको। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, ऐसा कुछ तो भी नाम है। एंड ये वही विलियम जेम्स है जिनकी कौन सी थ्योरी है, जिनके लेके आते हैं आपकी जेम्स लैंग थ्योरी। ठीक है, तो जेम्स लैंग थ्योरी जिन्होंने दी है, फंक्शनलिज्म जिन्होंने दिया है, वही बात करते हैं किसके बारे में, प्रैग्मैटिज्म के बारे में। अब सवाल पूछिए खुद से कि आपको पता था, जानकारी अभी तक थी आपको, नहीं थी, होगी भी तो इतनी क्लैरिटी आपको नहीं थी कि ये वही व्यक्ति है विलियम जेम्स जिन्होंने आपको यहाँ पर
जेम्स लैंग थ्योरी दी हुई है, आपको फंक्शनलिज्म दिया हुआ है और आपको यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म भी दे रहे हैं। ठीक है, ओके। अगला जो व्यक्ति आता है वो है आपका चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स। आपके सिलेबस से कोई रिलेटेड नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इनका नाम। कभी अगर पूछ लेगा आपसे सवाल में, और निकट भविष्य में हो भी सकता है कि आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन प्रैग्मेटिज्म से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शंस देगा, 3 इसको आप मार्क कर दीजिएगा। विलियम जेम्स, चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स और जॉन डीवी, इन तीनों का ही संबंध किससे है? प्रैग्मेटिज्म से है। अभी आपको समझना है यहाँ पर कि प्रैग्मेटिज्म होता क्या है, यथार्थवाद की सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। रियलिटी यहाँ पर यह है कि आप हमको क्या बताइए, आप हमको प्रैक्टिकलिटी बताइए। ठीक है, यानी कि इसको मतलब क्या है? इसको मतलब है किससे? आपके रिजल्ट से। ठीक है, इसको मतलब किससे है? प्रैग्मेटिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब किससे है? उसको रिजल्ट से। आपको ये सब आता है या नहीं आता है? मतलब पॉइंट कैसा है? पॉइंट यहां पर है कि एग्जाम में आप 2 नंबर ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, वो बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रैग्मेटिक अप्रोच। ठीक है, आपको कंसेप्ट आता था, आपने तुक्का लगाया, आपने एलिमिनेट किया, आपने कुछ भी किया, कैसे भी किया आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल मतलब कहां पर है? मतलब आता है आपका रिजल्ट से। ठीक है, आप 2 1 जा 2 बोलो या 2 प्लस 2 1 कुछ भी बोलो, आपका आंसर जो है, रिजल्ट आपको यहां पर मिलना चाहिए, आप कैसे भी करें। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं येन केन प्रकारेण, किसी भी कारण से आप लेकर आए हमको क्या? रिजल्ट। हमको मतलब किससे है? रिजल्ट से है, जैसा आपको मालूम है। यहां पर भी फॉलो करते हैं, मतलब किससे है? मतलब केवल आपके रिजल्ट से है। चाहे आपने वो पीवाईक्यू लगा के किया हो, चाहे वो आपने पीवाईक्यू 100 बार लगा के किया हो, चाहे वो आपने 1 बार लगा के किया हो, चाहे आपने कंसेप्ट समझ के किया हो, चाहे आपने आंख बंद करके एग्जाम दिया हो। ठीक है, किसी भी केस में मतलब किससे है? हमको मतलब है यहाँ पर रिजल्ट से। और ये सवाल छोड़िए, जो भी आपने एक्सप्लेनेशन सुना, इसी की मदद से आप 100% गारंटीड आप अपकमिंग नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। केवल इसी लॉजिक को आपको ध्यान रखना है और आपके 100% अगले सवाल जो है सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके। तो रिजल्ट से मतलब है जब भी आपको ऐसी अप्रोच दिखाई देगी जहां पर बात करते हैं कैसे भी कुछ भी करो, हमको रिजल्ट लाके दो, हमको उससे मतलब है। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स भी क्या बोलते हैं, कुछ भी पढ़ो, कहीं भी करो, कुछ भी करो, ठीक है, खेलो कूदो सब करो, लेकिन मतलब किससे है? आपने एग्जाम पास करना है, मतलब आपके रिजल्ट से है। ठीक है, ओके। तो ये था इस सवाल का पूरा लॉजिक यहाँ पर, और इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी अधिक जानकारी जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना आपने देख लिया, इसको आप नोट करें। जैसे ही आपको ये पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड मिलेगी, इसके द्वारा भी नोट करें और साथ में अपने स्वयं के नोट्स भी आप बनाते रहें, ताकि आपको क्या हो? आपको मैक्सिमम रिवीजन हो। अब ये सवाल आपका पक्का हो चुका है, आइंदा जीवन में जब भी ये सवाल आएगा आप इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, जून 2019 का सेशन होने के बाद आप क्या करेंगे? ये 3 सवाल देखेंगे, जाकर अपनी ई बुक के अंदर इन सवालों को देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे कि आंसर फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा, फोर्थ सही होगा। और इसको करना क्या है? आपको रिपीट मोड में करना है एग्जाम तक, और आपका क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आगे जाकर रिजल्ट। ठीक है, इतनी ही कहानी है। प्रैग्मेटिज्म में 3 नाम ध्यान रखना है, विलियम जेम्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और आपके जॉन डीवी। चिंता ना करें, आपको ये कंप्लीट सीरीज होते होते पूरा आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा और आपको रिवाइज भी बार बार होता रहेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, वो है आपका ये वाला सवाल। अब क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए फिर से एक बार नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको नाम बताएंगे, अभी आप फिलहाल उनको ध्यान रख लें, ताकि आगे जब आप और आपके हैवी लेक्चर्स आएंगे, बहुत ही अपडेटेड और लोडेड लेक्चर्स रहेंगे, वहां पर उनको हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 करना है। केली का नाम दिया है, आइजेंक का नाम दिया है, कटेल का नाम दिया है और हल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने क्या क्या दिए हुए हैं? कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म, हेडोनिक टोन, हाइपोथेटिको डिडक्टिव स्पाइरल और आपकी रिस्पॉन्स हायरार्कीज। यहां पर लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। केली, आइजेंक, केटल, हल, और आपके सामने यहां पर दिए हुए 4 संकल्पनाएं। फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे? इसको आप ऐसे का ऐसे ही याद कर लेंगे और इसमें कुछ नहीं करना है आपको अलग से। ठीक है, केली ने क्या दिया है? आपको दिया है रचनात्मक विकल्पवाद के बारे में। आइजेंक बात कर रहे हैं हेडोनिक टोन के बारे में। प्राक कल्पनात्मक निगमनात्मक सर्पिल के बारे में केटल ने बात की है, और आपके प्रतिक्रिया अनुक्रम के बारे में यहाँ पर हल ने बात की है। ठीक है, ये वही सीएल हल है आपकी ड्राइव थ्योरी वाले। ठीक है, ये वही वाले हल है आपके, जो आपके टकराएंगे आगे आपको मोटिवेशन के अंदर भी। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर जो है आपका यहाँ पर ये इस सवाल का, वो है आपका ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 और डी के साथ 4। फिलहाल के लिए इतना काफी है आपके लिए, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं कहां पर? अब हम चलते हैं सवाल के आंसर के ऊपर, कि इस सवाल का आंसर ये है, सही आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये सही आंसर है। अब यहां पर देखिए किस केली की बात हो रही है।
यहां पर ये बात हो रही है आपके जॉर्ज केली के बारे में, ठीक है। जॉर्ज केली की एक, अब ये देखिए इसके बाद ये सवाल कभी नहीं आया है, ठीक है। जॉर्ज केली से संबंधित सवाल कोई भी कभी भी नहीं आया है आज तक, ठीक है। लेकिन ये जो जॉर्ज केली है, इनकी थ्योरी का नाम क्या है? इनकी जो जॉर्ज केली है, इनकी थ्योरी का नाम है आपका पीसीटी थ्योरी, ठीक है। नाम क्या है? नाम है आपका पीसीटी थ्योरी। किसके लिए स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है आपकी पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी के लिए, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, पर्सनल आ गया है तो यहां से क्या लग जाएगी आपकी? यहां से आपकी पर्सनैलिटी भी लग जाएगी, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्ट आ रहा है, कंस्ट्रक्ट कहां बनता है? दिमाग में, तो आपके क्या आ जाएगा? कॉग्निशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक किस प्रकार की थ्योरी है ये? पर्सनैलिटी भी आएगी इसके अंदर और कॉग्निशन भी आएगा। अब पर्सनैलिटी और कॉग्निशन के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं? आई होप आपको इतना जानकारी सामान्य सी जो है ये यहाँ पर जरूर होगी, ठीक है। ओके, तो अगली बार सवाल आएगा कि पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, यानी स्वयं के बारे में या दूसरों के बारे में, किसी के बारे में भी आप परवाह ना करें। क्या कर रहे हैं आप? एक प्रकार से कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप? एक प्रकार से स्कीमा, ठीक है, स्कीमा बनाते हैं। वो क्या है? वो आपका पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी के अंदर आता है। सवाल अगर आपसे पूछेगा पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, आंसर क्या रहेगा वहां पर आपका? जॉर्ज केली के द्वारा। और उसी के साथ साथ जॉर्ज केली के नाम के आगे क्या लिख लेना है आपने? कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म, ठीक है। इन्होंने ये भी यहां पर आपको दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म इसी थ्योरी के अंदर आपको देखने मिलेगा। लेकिन अगले सेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? वो है आपकी ये पीसीटी थ्योरी, ठीक है, यानी कि पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपके परीक्षा के उद्देश्य से बात करें तो क्या ये जॉर्ज केली की थ्योरी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2019 के बाद 2025 तक आज तक इस थ्योरी के ऊपर एक भी सवाल डायरेक्टली हमको यहां पर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ओके, लेकिन आपको क्या ध्यान रहेगा? जॉर्ज केली बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म के बारे में, ठीक है। अब ये देखिए कंस्ट्रक्ट जो है, इसी कंस्ट्रक्ट से संबंधित कुछ चीज रहने वाली है आपकी पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी के अंदर, ठीक है। ओके, आइजेंक ने क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पर हेडोनिक टोन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हेडोनिक टोन से आपको हम यहाँ पर दो चीजें समझाना चाहते हैं। ये कौन आइजेंक है? ये वही आपके हैं हेंज आइजेंक, ठीक है। हेंज आइजेंक ने कौन सी थ्योरी दी है आपको? पर्सनैलिटी की पेन थ्योरी दी हुई है, ठीक है। पेन थ्योरी किसके बारे में बात करते हैं? आपके एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटॉक्सिज्म और आपकी ये पी से कुछ एक और होता है, ठीक है। तो जो पेन थ्योरी आपको दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? ये आपके हेंज आइजेंक के द्वारा दी गई। पर्सनैलिटी की थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। ये आपके लिए आईएमपी है, क्योंकि आपको इनसे संबंधित भी सवाल देखने मिला है आगे आने वाले सेशंस के अंदर, ठीक है। ओके, तो इन्होंने किसके बारे में बात की है? हेंज आइजेंक ने आपको हेडोनिक टोन के बारे में बात की। अब यहां हम आपको हेडोनिक टोन क्या है वो नहीं समझाएंगे, लेकिन उससे संबंधित एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझाएंगे जो आपके सवाल में आता है। दो चीजें होती हैं, यूडेमोनिया और दूसरी होती है एक हेडेमोनिया, ठीक है। यूडेमोनिया एंड हेडेमोनिया में क्या होता है? यूडेमोनिया में क्या आएंगे आपके? हमेशा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आएंगे। किस प्रकार के एक्सपीरियंस आएंगे आपके? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आएंगे, ठीक है। और हेडेमोनिया में क्या होगा आपके? यहाँ पर हेडेमोनिया में आप यहाँ एक प्रकार समझ सकते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव, तुरंत आपको जो यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है उस प्रकार का यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिलहाल समझने के लिए इसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रखिए, लेकिन वास्तविकता में क्या है उसको यहाँ पर हम समझते हैं। मतलब मान के चलिए आपने खानी है क्या? यहाँ पर आपने खानी है यहाँ पर आइसक्रीम, ठीक है। आप यहाँ पर आइसक्रीम खाना चाहते हैं सुंदर सी इस प्रकार की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? तुरंत ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, अभी के अभी आनंद की संतुष्टि के लिए आप क्या करेंगे? इस आइसक्रीम को खा लेंगे, जिससे क्या होगा? स्वास्थ्य खराब होगा आगे जाकर, लेकिन आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये आपका हेडेमोनिया की हम बात करते हैं। हेडोनिया की जब भी हम बात करेंगे, हेडोनिया नहीं हेडेमोनिया की बात करेंगे, तो हमको क्या है? हमको जो आनंद है उसको कैसे प्राप्त करना है? आनंद को हमको तुरंत प्राप्त करना होता है हेडेमोनिया के अंदर, ठीक है। लेकिन वही यूडेमोनिया के अंदर क्या होता है? ये सब्जेक्टिव है, ये हम किसकी बात करता है? ये हमारे आत्म सुख की बात करता है, ये और हायर लेवल की चीज है, ठीक है। यानी कि आप क्या कर दिया आपने? आइसक्रीम को आपने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? योगा कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को बढ़िया ध्यान रख रहे हैं, और आगे जाके आपको क्या होंगे? इसके आपको फ्रूटफुल बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। आप एक काम करिए, आप 6 महीने तक पिज्जा खाइए, आपकी बॉडी देखिएगा, लेकिन वही 6 महीने तक आप पिज्जा को स्किप करके देखिए और आप क्या करिए? एक्सरसाइज करिए। आपको देखिए इस व्यक्ति में जो यहाँ पे लिप्त है और इस व्यक्ति में जो यहाँ पर लिप्त है, दोनों के बीच आपको काफी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये व्यक्ति जीवन से ज्यादा खुश होगा और ये व्यक्ति वहां पर उसी समय नाखुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात की हमने किसके बारे में? यूडेमोनिया एंड हेडेमोनिया के बारे में, जो आगे जाकर आपको रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। इसलिए आपको यहां पर समझा दिया है ताकि आगे हमको आसानी हो। देन आइजेंक बात कर रहे हैं किसके बारे में? आपके हेडोनिक टोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए, यहां पर अगला जो व्यक्ति है वो है आपके काटेल, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम यहाँ पर आपका RB
काटेल, ठीक है। आरबी काटेल ने क्या दी हुई है आपको, पर्सनैलिटी की ही दी हुई है आपको 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी, ठीक है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताई है किसके द्वारा, आपके काटेल के द्वारा। एक रेफरेंस देंगे आपको यहाँ पर, एनसीईआरटी में जाकर पढ़ लीजिएगा कौन कौन से ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, और उसी के साथ साथ आगे जाकर इन्होंने क्या बताया हुआ है आपको बताया हुआ है यहाँ पर जीएफ और जीसी के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे जीएफ और जीसी ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी कि तरल बुद्धि, और ये होती है आपकी यहाँ पर ठोस बुद्धि यानी कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इतने सब चीजों के बारे में कौन बता रहे हैं आपको, यहाँ पर आरबी काटेल बता रहे हैं। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। और हाइपोथेटिको डिडक्टिव स्पाइरल चलिए मान लेते हैं कुछ समय के लिए इन्होंने दिया होगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है और इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी इनको जैसे है उसको आप वैसे का वैसे याद रखें, और इसके अलावा आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही रिपीट हुआ है देखिए आपके जून 25 के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज में क्या फर्क होता है, और ताकि आप जो अपकमिंग सेशंस में आपके एग्जाम होंगे वहां पर आपको इजीली सवाल करते बन जाएगा, और ये समझ में आएगा कि अच्छा इस प्रकार से पीवाईक्यू रिपीट होता है, ठीक है। कंसेप्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ काटेल के बारे में, और रिपीट कर रहे हैं जून 25 में आपको इसके बारे में सवाल, ठीक है, कि फ्लूइड इंटेलिजेंस में के अंदर क्या होगा, क्रिस्टलाइज के अंदर क्या होगा। अब इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, बढ़िया तरीका यहाँ पर यह है, आप एनसीईआरटी रिफर करेंगे, वहां से जाके एक रीडिंग मारेंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और अपकमिंग वीडियोस में आपको ऑलरेडी वो मिल रहा है। उसके बाद कौन बचता है यहाँ पर, सीएल हल बचते हैं। सीएल हल की ड्राइव थ्योरी है, आगे इनसे संबंधित और सवाल आएंगे तो वहां पर उसको हम डीप डाइव देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल उस चीज की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट नंबर 1 के कंसेप्ट, ठीक है। सारी पर्सनैलिटी दी हुई है, कुछ कुछ यहाँ नए टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसलिए इसको यहाँ पर यूनिट नंबर 1 के अंदर डाला गया है। हल ने और क्या बताइए आपको यहाँ पर, रिस्पॉन्स हायरार्की के बारे में, कि किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेंगे उसकी क्या बनती है, एक प्रकार की हायरार्की यहाँ पर बनती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है। अगली बार जब भी सवाल आएगा ध्यान रखिएगा, जॉर्ज केली बात करेंगे किसके बारे में, कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म, आइजेंक बात करेंगे हेडोनिक टोन, काटेल बात करेंगे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव स्पाइरल, और आपके हल बात करेंगे रिस्पॉन्स हायरार्कीज के बारे में। अब इसी को देखिए हिंदी में पढ़ने में यहाँ पर कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। रचनात्मक विकल्पवाद अगली बार आपको और कुछ दे देंगे हिंदी में। आइजेंक की क्या आ रही है आपकी, आइजेंक की आ रही है हेडोनिक टोन। काटेल की क्या आएगी, प्रातकल्पनात्मक निगमनात्मक सर्पिल, और प्रतिक्रिया अनुक्रम आपका हल का, ठीक है। तो इनके बारे में जो जो चीजें आपको दी गई हैं उनको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो इन सभी को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगली बार देखिए ये सवाल आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। इसने क्या दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, बस क्या करना है आपने, रिवाइज करना है फटाफट, और इस सवाल को भी गलत नहीं करना है। जैसे ही आप देखेंगे रिडक्शनिज्म तुरंत मार्क कर दीजिएगा, प्रैग्मेटिज्म तुरंत आप यहाँ पर समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं आज के इस तीसरे और अंतिम सवाल के ऊपर, जो कि एक बहुत ही आसान बेसिक स्ट्रक्चर का सवाल है, और वो है आपका यहाँ पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से, ठीक है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट दिए गए हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उसको यहाँ पर बात करनी है आपने। कुछ कुछ चीजें जो है उसको आपने यहाँ पर समझ लेना है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है आपको यहाँ पर साइको एनालिसिस, यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, संरचनावाद और ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान के बारे में। एसआर संबंध क्या होते हैं, अचेतन प्रक्रियाओं की बात कौन करेगा, आत्म प्रत्यक्षीकरण की बात कौन करेगा, और सचेतन अनुभव के तत्व यहाँ पर कौन बात करेगा, ठीक है। ये सभी आपके कंसेप्ट हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन आप ये सवाल के लिए वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी अन्य चीज के लिए, ठीक है। सही आंसर देखिए क्या है, साइको एनालिसिस कहां मार्क होगा, आपके अनकॉन्शियस प्रोसेस में, यानी कि केवल आपका या तो ऑप्शन 1 सही होगा या फिर ऑप्शन 2 सही होगा। बिहेवियरिज्म कहां मार्क करेगा आपके एसआर रिलेशंस में, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पर मार्क कर देते हैं ताकि आपको सहूलियत रहे आगे आंसर देखने के लिए, ठीक है। सेकंड जो है वो इसका यहाँ पर सही आंसर है। आपका बिहेवियरिज्म बात करता है किसके बारे में, बात करता है आपकी एसआर रिलेशंस के बारे में। अगला देखिए स्ट्रक्चरलिज्म बात करेगा किसके बारे में, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में कौन बात कर रहे हैं, आपके यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद वाले बात कर रहे हैं। और डी के साथ 2 ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। अब देखिए जब भी आपको ट्रांसपर्सनल दिखे तो यहाँ किसकी बात आएगी, यूनिवर्स, कॉस्मोस, उन सब की स्टार्टिंग हो जाएगी, और ये आपकी कहीं ना कहीं लिंक करती है किसके साथ, आपकी ह्यूमैनिस्टिक के साथ, ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा इस प्रकार से, ट्रांसपर्सनल ह्यूमैनिस्टिक लगभग एक पतली सी लाइन होती है, इधर आ जाएंगे तो ट्रांसपर्सनल, इधर चले जाएंगे तो ह्यूमैनिस्टिक, और ऐसा ही आपको अनेक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स में यहाँ पर होता है। इसलिए हम कह सकते नहीं यहाँ पर कि हमारे पास एक प्रॉपर रेशियो स्केल है, क्योंकि हमारे पास 0 पॉइंट प्रॉपर यहाँ पर है नहीं, ठीक है। खैर यहाँ देखिए साइको एनालिसिस, इसकी बात कौन करते हैं, बात करते हैं आपके सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है।
सिगमंड फ्रॉइड के ही एक और दोस्त थे, उनका नाम क्या है, ब्रॉयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रॉयर जो है, ये जो ब्रॉयर है, जोसेफ ब्रॉयर, ये आपको दिसंबर 23 के पेपर में आएंगे, बता रहे हैं ना, आएंगे मतलब आएंगे। ठीक है, दिसंबर 23 के पेपर में आएंगे। ये दोनों जो है सिगमंड फ्रॉइड के साथ ब्रॉयर साथ साथ में काम करते थे और काफी सारी चीजें यहाँ पर ये लोग करते थे। ठीक है, जोसेफ ब्रॉयर नाम ध्यान रखिएगा, आगे आपको गारंटीड देखने मिलेगा दिसंबर पेपर के अंदर। ठीक है, ओके। तो ये तो आपको मालूम है, मनोविश्लेषण के अंदर, साइको एनालिसिस के अंदर क्या जाएगा आपका, ये जाएगा आपका अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, यानी कि सचेतन अनुभव जो है आपके वो आ जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, सुपर ईगो, ईगो और इड आ जाएगा। इड काम करेगा किसके ऊपर, इड काम करेगा आपका प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। दूसरा वाला बात करेगा किसके ऊपर, आपके बात करेगा वो रेशनल प्रिंसिपल, रेशनैलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए बिहेवियरिज्म की शुरुआत जो होती है कब से होती है आपकी, ऑफिशियल आपकी आती है 1913 में। और ये भी एक सवाल जो लिख रहे हैं, सवाल आएगा आगे, ध्यान रखिएगा। 1913 में लिखते हैं, साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। ठीक है, ये आती है आपकी 1913 में, बिहेवियरिज्म की शुरुआत हो जाती है तभी से। ठीक है, आगे आके जॉन बी वॉटसन वगैरह और चीजें करते हैं। तो बिहेवियरिज्म में प्रमुख नाम कौन कौन से हैं, जॉन, अच्छा पूरा नाम नहीं लिखते हैं, जगह कम पड़ जाएगी, तो आप वॉटसन लिखेंगे तो समझ जाएंगे ऑलरेडी आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कौन कौन, देखिए पावलोव बात करेंगे, स्किनर बात करेंगे और बात करेंगे आपके वॉटसन, ये प्रमुख नाम है। थॉर्नडाइक भी लगा लीजिएगा यहाँ पर आगे। अब ये जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने दिए हुए हैं आपको यहाँ पर लॉज ऑफ लर्निंग, और यही सवाल देखिए आपको जून 25 में आया हुआ है। ठीक है, लॉज ऑफ लर्निंग में 3 प्रकार के लॉ आते हैं, कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और तीसरा जो है आपका वो है रेडीनेस। लिख के ले लो, गारंटीड ये सवाल आया हुआ है आपको। ठीक है, जब यूनिट नंबर 5 में कराएंगे आपको आगे जाकर, तो सेम यही सवाल आपको देखने मिलेगा। अरे तो हम पहले कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 में, बस हमने पढ़ा नहीं था। ठीक है, ओके। तो एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और रेडीनेस आएगी कहां से, लॉज ऑफ लर्निंग। अब ये लॉज ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपके थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। और ये जो थॉर्नडाइक हैं, ये इनके द्वारा जो दिया गया है, उससे किसने सीखा, स्किनर ने सीखा। और स्किनर आगे क्या लेके आते हैं, अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग वहां पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या बात करते हैं, वो आगे जाकर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्सर, इसकी बात करते हैं यहाँ पर, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है भली भांति बढ़िया से। तो ये सब पूरी कहानी सेट है। अब देखिए एक और नाम आता है इसके अंदर, वो है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, अब स्ट्रक्चरलिज्म की जब भी बात आएगी तो आपको क्या नाम ध्यान आते हैं, आपको ध्यान आते हैं यहाँ पर विल्हम वुंड के बारे में, बढ़िया गाइड बन रही है, विलियम वुंड के बारे में। और उसी के साथ साथ कौन बात करते हैं आपके, एक तो विलियम वुंड हो गए और दूसरे हैं आपके एडवर्ड टिश्नर। ठीक है, एडवर्ड टिश्नर स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत करते हैं ऑफिशियली, ये आपका प्रमुख नाम है। ठीक है, एडवर्ड टिश्नर, विलियम वुंड नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एडवर्ड टिश्नर जो है, ये इसकी ऑफिशियल शुरुआत करते हैं आपके स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। ठीक है, दोनों ही किस विधि का इस्तेमाल करते थे, दोनों ही इस्तेमाल करते थे आपकी जिस विधि का, उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका इंट्रोस्पेक्शन। क्या नाम था, इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि हिंदी वालों को लिख देते हैं यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं अंतर निरीक्षण। ठीक है, री गलत हो गया यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं अंतर निरीक्षण। ठीक है, अंतर निरीक्षण विधि, यानी कि अपने अंदर झांक कर देखो और मुझे बताओ तुम क्या महसूस कर रहे हो। यानी कि एक व्यक्ति अगर यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा एलियन जैसा है ये। ठीक है, ये व्यक्ति अगर यहाँ बैठा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे चलो बताओ अपने बारे में क्या महसूस कर रहे हो। यहाँ बैठे हैं विलियम वुंड और यहाँ बैठे हैं टिश्नर। ठीक है, बोल रहे हैं बताओ क्या महसूस कर रहे हो। तो अब मेरी मर्जी है, हमारी मर्जी है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना है। तो क्या यही साइकोलॉजी है, नहीं, ये साइकोलॉजी नहीं है। इसलिए आगे जाकर अलग अलग स्कूल्स आते हैं, जैसे कि आपका फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, जैसे कि आपका बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। ठीक है, और अलग अलग स्कूल्स जो आए हैं वो क्यों आए हैं, क्योंकि खाली आपसे किसी से पूछा कि आप अपने बारे में बताओ, वो अपने बारे में सही बता रहा है या गलत बता रहा है, आप कैसे बता पाओगे। ठीक है, आप उसको कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो तो स्वयं बता रहा है, आप उसके अंदर घुस सकते नहीं है। तो इसी जो आपकी जो कमी आई थी यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, जिसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है आपके अंतर निरीक्षण का, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन का। और इसी को कमी को पूरा करने के लिए आगे आपके फंक्शनलिज्म आती है, आगे बिहेवियरिज्म आता है, कॉग्निटिव आती है, ह्यूमरिस्टिक आती है। क्योंकि ये क्या बोलते हैं कि जिस चीज को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और खास तौर पर ये बिहेवियरिज्म बोलता है। ठीक है, खास तौर पे कौन बोलता है, आपका
व्यवहारवाद बोलता है, बिहेवियरिज्म बोलता है कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वहां पर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नॉट प्रेजेंट, तो हम उसको किस प्रकार से मान लेंगे सही। और यही जो है आपकी जॉन बी वॉटसन की लड़ाई थी, किसके साथ? स्ट्रक्चरलिज्म वालों के साथ एंड आपके साइको एनालिसिस के साथ। ठीक है, सारा कुछ क्लियर है। और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, यानी कि आपका यहाँ पर जो है आत्म प्रत्यक्षीकरण के बारे में कौन बात करेगा? ये बात करेगा आपका ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान। ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद आपकी गाइड के अंदर आपकी यहाँ पर आंसर की दी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये था आपका जून 2019 का 3 प्रमुख सवाल, 3 इंपॉर्टेंट सवाल, जिसको आपने सॉल्व किया इस गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पर देखा हमने यूनिट वाइज सवाल, जून 2019 के 3 सवाल। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि आपको लाइफ में अब कभी भी अगर आप रिवाइज करेंगे तो, बट ऑब्वियसली अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको प्रेगमेटिज्म के अंदर, आपको यहाँ पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, और उसी के साथ साथ एक और सवाल में जो हमने देखा हेंस आइजेंक केली, एटलीस्ट अभी आपको यहाँ पर उनके बारे में बेसिक जानकारी मालूम पड़ी है। अब ये आगे और परिपक्व कब होगा और मैच्योर कब होगा, जैसे जैसे आप आगे वीडियोस देखते जाएंगे आपको हम यही बोलेंगे जून 19 में किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है, तो आपको रिकॉल होगा और आप उसको और पुख्ता और मजबूत करते जाएंगे एंड अपनी मेमोरी के अंदर उसको आप समाते जाएंगे। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ आपको यहाँ लर्निंग मिली होगी। जो पॉइंट्स बताए हैं उनको स्वयं के नोट्स करते रहें। एक बार ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड भेज दी जाएगी। आप ध्यान रखें, आपने इसके लिए पे किया हुआ है तो किसी प्रकार से इसमें इलीगल एक्टिविटी आप इसको शेयर ना करें। सारा कुछ ट्रैकिंग लगी हुई है इसके अंदर, जहां भी होगा तो उसी वक्त आपका तत्पश्चात कोर्स टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर इस प्रकार से किसी की पीडीएफ पाई जाती है तो। ठीक है, लेकिन आप सभी अच्छे लोग हैं, करेंगे नहीं ऐसा। इसको जब तक आप एग्जाम नहीं निकालते अपने पास रखें, बढ़िया से प्रैक्टिस करें और जितना बढ़िया से बेहतर हो सकता है अच्छे नंबर से स्कोर करें। अगले वीडियो में जो मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं आपका दिसंबर 2019, और इसी पेपर के बाद से आपको ये समझ में आ जाएगा कि पीवाईक्यू कैसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, 8 सवाल देखने वाले हैं, 8 क्वेश्चंस, और आपको इसके पीछे का पूरा लॉजिक समझ में आएगा अगले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो जून 2019 के 3 सवाल यहाँ समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2019। अगले वीडियो में देखिएगा 2 पीवाईक्यू आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। 2 पीवाईक्यूज यू विल बी एबल टू डू दैट ऑन योर ओन। इसको आप स्वयं से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ये वीडियो बढ़िया से कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये लॉजिक था जो हम मिस कर रहे थे लाइफ में, जीवन में, और अब हमको इसको इंप्रूव करना है, इंप्रोवाइज करना है और मार्क्स हायर स्कोर करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।